आज भारत की तरफ से भी अमेरिका को करारा जवाब दिया गया। ये जवाब 500% टैरिफ को लेकर भी है और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य मंत्री जो है हावर्ड लुटनिक ने ट्रेड दावे को लेकर जो किया उस पर भी भारत ने आज जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने का एक और मौका वो छोड़ते नहीं है, इस बार भी वही कोशिश है। इस मामले में उनके सेक्रेटरी भी पीछे नहीं रहे। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर लुटनिक ने दावा किया कि ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे सीधे फोन कर डील पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी डील खुद फाइनल करें। पूरी डील सेट कर दी गई थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए पीएम मोदी को सिर्फ कॉल करना था, यानी कॉल भारत की तरफ से जाना था, लेकिन मोदी ने कॉल नहीं किया और ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। ये कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं अमेरिका के, हावर्ड लुटनिक। पूरी डील सेट थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। हमने सोचा था कि भारत के साथ डील पहले होगी, लेकिन मोदी के कॉल ना करने पर हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये ट्रेड डील पहले कर ली। ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत के देरी करने का फायदा दूसरे देशों को मिला, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लुटनिक के दावे की हवा निकाल दी। रणधीर जायसवाल ने मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत की फैक्ट शीट दुनिया के सामने रख दी है। उन्होंने आज कहा कि 2025 में मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार चर्चा हुई है। Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025. We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कम और दुनिया के सुपर सरपंच के रोल में खुद को ज्यादा देखना चाहते हैं। क्या ये बेलगाम तानाशाही नहीं है? क्या ट्रंप अब सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं? क्या ट्रंप को अब कोई रोकने वाला नहीं है? आखिर ट्रंप और उनके टैरिफ वाले तिकड़म का इलाज क्या है? ये जानने के लिए हम बात करते हैं जेएनयू के मशहूर प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री भी है, भारत के बड़े प्रोफेसर अरुण कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सीधा सवाल मेरा, 500% टैरिफ की बात वो करते हैं, भारत को डर दिखाते हैं, वर्ल्ड -1 का मार्केट बनाने की बात आप करते हैं। क्या ये संभव है कि ट्रंप को अलग किया जा सके, अमेरिका को अलग किया जा सके और पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए? देखिए, दुनिया की ताकतें मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि हमें वर्ल्ड माइनस अमेरिका से डील करना है। जैसे हमारा ट्रेड है, अगर हम बाकी सब देश एक साथ मिल जाते हैं और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा। पर लेकिन ट्रंप ने बड़े क्लेवरली ये किया कि सब देशों को तोड़ लिया, हर एक से अलग अलग नेगोशिएट किया, और हर एक ने अलग अलग नेगोशिएट इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि हमें ट्रंप से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो अब ये स्थिति आ गई है जब बाकी देशों को मिलके अमेरिका को अलग थलग करके और बाकी अपना ट्रेड आपस में बढ़ाएं, तो हमको भी ये ट्रेड अपना आपस में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी समस्या क्या है कि सबका जो ट्रेड अमेरिका के साथ था वो जब कम होगा तो सबके पास सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब सरप्लस ज्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे को बेचेंगे सस्ते दाम पे, तो एक तरह से डंपिंग शुरू हो जाएगी। और ये कुछ हद तक हो भी रहा है कि चीन सस्ता माल दे रहा है, भारत भी अपना माल सस्ता करके जो है बाकी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका असर ये होगा कि बाकी हम एक दूसरे के ऊपर। प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ ये पूरी बातचीत आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लंबी चौड़ी ये बातचीत हमने केवल एक अंश अभी आपको सुनाया है। गुरुवार यानी कल जैसे ही कोयला तस्करी केस में ईडी ने कोलकाता में छापेमारी शुरू की, सड़क से लेकर कोर्ट कचहरी तक दीदी अपने तमाम लेफ्टिनेंट्स के साथ उसी पुराने फॉर्म में दिखी जिसके लिए वो मशहूर है। वो सिंगूर आंदोलन वाली दीदी एक बार फिर सड़क पर उतर आई थी। 3 तस्वीरें आज की मैं आपको दिखाता हूं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने जहां पैदल मार्च किया, तो वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसद सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए।
और इन सब के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी और टीएमसी की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। ईडी की याचिका में यह आरोप लगाया गया कि कल की जो छापेमारी थी उसमें राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ने काम में बाधा पहुंचाई। तो वहीं टीएमसी की काउंटर याचिका आई कि ईडी की छापेमारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट में आज जरूरत से ज्यादा भीड़ होने के कारण सुनवाई को टालना पड़ा। अब अगले हफ्ते 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है। दिल्ली की सर्द सुबह के बीच लुटियंस इलाके से ऐसी तस्वीरें आई जो आमतौर पर बहुत कम इन दिनों देखने को मिलती हैं। कोलकाता की गर्म फिजा से दूर कड़ाके की ठंड में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद जैसे तमाम सांसद नारेबाजी करते हुए नजर आए। सांसदों ने जैसे ही नारेबाजी शुरू की, दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए, कुछ सांसदों को जबरन उठाकर दिल्ली पुलिस वहां से ले गई। Shame, Amit Shah, shame. This is how they're treating us. Ma'am, you are being taken away. Ma'am, क्या कहेंगे? Amit Shah, hi, ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। बंगाल में आप जीतेंगे जो भी कर ले। हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah, Delhi police. डेरेक ओब्रायन की नजर पूरी तरीके से कैमरे के ऊपर थी, बजाय इसके कि पुलिस वालों से वो बात करें। टीएमसी के प्रदर्शनकारी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने सुबह 10 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई, 2 घंटे तक हिरासत में रखा और फिर छोड़ दिया। थाने में ही नवभारत से बातचीत में टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने सीधा आरोप लगाया कि आखिर ईडी को सत्ता पक्ष में बैठे भ्रष्टाचारी नजर क्यों नहीं आते हैं, टारगेट पर सिर्फ विपक्ष ही क्यों है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। आपने विजुअल सारे देखे ही हैं। ईडी में विशेष रूप से केवल ईडी के लोगों को क्यों, खास लोगों को, विपक्ष को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अजीत पवार, जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा को अमित शाह ने कहा था कि हम जेल डालेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि उसके ऊपर उनके बर्जर का केस है। तीसरा नारायण राणे हैं और शुभेंदु अधिकारी को तो पैसे लेते हुए देखा गया था। ये सारी चीजें हैं, तो केवल ही विपक्ष पर क्यों प्रहार किया जा रहा है? हमारे पर ऐसा कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली में टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ तो दोपहर के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए सड़क पर उतर आई। इस मार्च में पार्टी झंडे के साथ हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। जाहिर है, जब सरकार ही सड़क पर हो तो पुलिस प्रशासन की क्या मजाक। जैसा दिल्ली में टीएमसी सांसदों के साथ हुआ वो कोलकाता में कहां होता। यहां सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस की निगरानी में हुआ। जादवपुर बस स्टैंड से शुरू हुआ मार्च हजारा मोड़ तक गया। লজ্জা করে না? কান কাটা, দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুলাহারি পার্টি। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने जो याचिका दाखिल की है उसमें यह आरोप लगाया गया कि ईडी नियमों के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रही थी, जिससे पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार ने काम में बाधा डाली। तलाशी के दौरान कथित रूप से राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों ने हस्तक्षेप कर डिजिटल उपकरण और तमाम अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है और जब जब्त किए सभी डिजिटल उपकरण और दस्तावेज तुरंत ईडी को वापस सौंपने की अपील भी कोर्ट से की है। कोर्ट पे सुनवाई, जैसा कि मैंने कहा, अब 14 जनवरी को होगी। दरअसल ईडी उन फाइल और दस्तावेजों को वापस मांग रही है जिसे कल ममता बनर्जी अपने साथ ले गई थी। आपको याद होगा, कल इसी कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमने आपको दिखाया था कि ईडी की छापेमारी के दौरान किस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक वहां पहुंच गई जहां पर छापेमारी चल रही थी। एक हरे रंग का फोल्डर उनके हाथ में देखा गया। उस फोल्डर के अंदर कुछ कागजात थे
जिसको ममता बनर्जी ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि कई और फाइल्स बंगाल के सरकारी अफसरों के हाथ में दिखाई दी, जो कि उस छापे वाली जगह से उठाकर बंगाल के अधिकारी ले जा रहे थे। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उस ग्रीन फोल्डर में, उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी खुद इससे लेने आ पहुंची। हालांकि टीएमसी का कहना है कि इन फाइल्स में पार्टी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चुनावी रणनीति का हिस्सा है, उम्मीदवारों की संभावित सूची है, जिनका कोल स्मगलिंग स्कैम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को ईडी की छापेमारी के दौरान आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर जाने की नौबत क्यों आ गई। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक भले ही टीएमसी के लिए काम करती हो, इसका क्या यह मतलब है कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी का कोई विंग है? क्यों ममता बनर्जी वहां खुद पहुंच गई जबकि वो एक प्राइवेट कंपनी है? आईपैक चीफ प्रतीक जैन पर कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। प्रतीक टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं। पार्टी में उनकी हैसियत क्या है वो आप इस पुरानी तस्वीर से समझ सकते हैं। फोटोग्राफ टीएमसी के किसी दफ्तर की लग रही है। एक और ममता बनर्जी है, बीच में उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी दिख रहे हैं, और तीसरे शख्स जो आपको दिखाई देते हैं इस तस्वीर में, मैं ये बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं, ये प्रतीक जैन है। ये प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं। इस तस्वीर से समझ में आ रहा है कि तीनों लोगों के बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी समझदारी है। और इन्हीं प्रतीक जैन के यहाँ कल छापेमारी की ईडी ने, इनके घर पर भी और इनके आईपैक के दफ्तर में भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की। यह पहली बार नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों ने टीएमसी से जुड़े नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी की है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अब की बार फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे का खेल कहीं जनता के सामने अपने 15 साल की उन नाकामियों को छिपाने की कोशिश तो नहीं है, जो अब मैं आपको इस डेटा में दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक ममता राज में देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का योगदान हर साल घटता जा रहा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2010-11 में 6.7% जीडीपी में योगदान बंगाल का होता था, जो 2020-21 यानी 10 साल में घटकर 5.7% रह गया, और पिछले साल तो ये 5.6% पर था। यानी साल दर साल देश की जीडीपी में जो योगदान होना चाहिए बंगाल का, वो घटता जा रहा है। अब एक और आंकड़ा देखिए। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के मुताबिक, इस आंकड़े को देखिए आप चौंक जाएंगे, 2011 से 2025 के बीच 6,688 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया। यह सरकारी जवाब है, संसद में दिया गया है। 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से छोड़कर बाहर चली गई हैं। एक दूसरे अपने जो ऑफिसेज हैं वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर लिए हैं। क्यों किए गए होंगे ये एक अलग कारण है, उस पर कभी और रोशनी डालेंगे। पर ये आंकड़े चौंकाने वाले कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। जाहिर है चुनाव सामने है तो पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली में बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ईडी सीबीआई को बीजेपी की निजी सेना बता रही है। ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर राज्य के गवर्नर की भी तीखी, पैनी और सियासी नजर बनी हुई है। स्वाभाविक है, राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो विराजमान है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले पर क्या कहना, आप खुद सुनिए। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. ममता बनर्जी को बोल रहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां, पूरे मामले पर यही कहा राज्यपाल आनंद बोस ने।
गवर्नर साहब ने यह किसके लिए कहा आप बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन बंगाल से आज एक और बेहद हैरान करने वाली खबर भी आई है। कोलकाता में राजभवन में जो अब लोक भवन हो गया है, उसे ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद एक और जहां राज्यपाल बोस की सुरक्षा को बढ़ाया गया, तो वहीं पूरे मामले की रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को दिल्ली भेजी गई है। चुनाव बंगाल के साथ साथ असम में भी होने को है और यहां भले ही SIR नहीं हुआ, लेकिन यहां भी वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि स्पेशल रिवीजन यानी SR, जो कि असम में चल रहा है, SR बोल रहे हैं, SR प्रक्रिया के जरिए असली वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। एक लोकसभा MP, एक दल का अध्यक्ष अपने दल के BLO को ये संदेश दे रहा है कि आप असम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को छीन लो। किस कारण से, किस जुर्म से, और ये कौन होते हैं वोटर लिस्ट से हटाने वाले? वोट चोर कहा, वोट हुआ ही नहीं है। वेरी गुड, दे शुड फाइल इट। सो जब इलेक्शन कमीशन इज इन ऑन प्रोसेस, ना नो लिस्ट हैज बीन पब्लिश सो फार, सो वेयर इज द वोट चोरी?